नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति ग्रहों का रहस्य, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत प्रसन्नता है आपको ये बताते हुए कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं जिनका करीब करीब 6 दशकों से अधिक का ज्योतिष के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान और कुंडलियों के अध्ययन का एक बहुत ही व्यापक इतिहास है। करीब करीब 82 वर्ष उनकी उम्र है और 62 वर्ष से ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी सक्रियता है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां उनका जाना ना हुआ हो। और इन तमाम देशों में घूमते हुए, बल्कि एक बार तो उनके पास प्रस्ताव भी था रुकने का एक महत्वपूर्ण यूरोप के देश में, और उनके शिष्यों ने उनकी सब व्यवस्थाएं भी कर दी थी। लेकिन भारत और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश और विशेष तौर पर बुंदेलखंड सागर से वो आते हैं और बुंदेली माटी में एक अलग ही आकर्षण होता है, और ये आकर्षण उनको खींच लाया और तमाम वैभव सुख सुविधा को छोड़कर उन्होंने चुना अपने उसी बुंदेलखंड को जहाँ से उनकी यात्रा आरंभ हुई। और उनकी इच्छा है कि प्रभु का दिया हुआ ये जीवन उनके दिए हुए कार्यों को संपादित करते हुए जब ये पंचभूत ईश्वर में विलीन हो तो अपनी ही माटी में, अपने ही शहर में, अपने ही प्रियजनों के बीच हो। उनकी इस सोच को प्रणाम है। अप्रैल का महीना बड़ा अलग किस्म का महीना रहा अगर हम बात करें ग्रहों की। 9 ग्रहों का परिवर्तन इस महीने में हुआ है। और ज्योतिर्विदों की जो टिप्पणियां मैंने देखी हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का मसला हो या फिर वैश्विक स्तर पर मची खलबली हो या फिर चीन में, ख़ासतौर से शंघाई में, कोरिया में, हांगकांग में कोरोना की फिर एक बार ज़बरदस्त दस्तक हो, तो इन 9 ग्रहों के परिवर्तन से इस युद्ध को भी देखा गया है। ये किस तरफ जाएगा? वैश्विक स्तर पर मची ये जो खलबली है इस युद्ध की वजह से, वो क्या समापन की तरफ बढ़ेगी या कुछ और चुनौतियां उत्पन्न होंगी? भारत के लिए ये 9 ग्रहों का परिवर्तन कैसा है नहीं है। तो आज इस अध्ययनशील कार्यक्रम में हमारे साथ जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं पंडित पीएन भट्ट। प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मुझे यही समझाइए कि क्या ज्योतिर्विज्ञान में ये अपनी तरह का पहला, इतिहास में तो आया ही होगा, लेकिन 9 ग्रहों का परिवर्तन कितने वर्षों के बाद ऐसा परिवर्तन घटा है? सबसे पहले तो यही समझाइए। यह घटनाक्रम जो हुआ 200 साल पहले हुआ था जी। और उस समय की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ रही हैं, उस परिवेश में जो हम विशाल आर्यवर्त को लें तो उसमें कई प्रकार की युद्धों की मीमांसा की गई है। दुर्भिक्ष भी प्राप्त हुए और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हुई जिनमें अनगिनत आदमी, जिनकी संख्या का आकलन सही नहीं किया जा सकता, मगर नगर के नगर साफ हो गए। उसमें प्लेग भी हुई, दूसरे प्रकार की महामारी हुई। और इस प्रकार की घटनाओं का अगर अंदाज हम लें, अनुमान लें, तो इस परिवेश में अप्रैल में जो 9 ग्रह बदलने वाले हैं अपनी अपनी राशियों के, निश्चित रूप से बहुत भयावह स्थिति को प्रतिपादित करते हैं या संकेत देते हैं कि पृथ्वी पर कुछ न कुछ बड़े स्तर पर प्राकृतिक रूप से घटित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विभिन्न विद्वानों द्वारा जो गणित से रुचि लेते हैं, ज्योतिष की मीमांसा करते हैं या ग्रही विश्लेषण के माध्यम से अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति को एक शब्द के रूप में परोते हैं। ये आपने बड़ी, क्योंकि संकेत हमको मिल ही गए हैं कि आप देख रहे हैं कि इस बार मार्च के अंत से भीषण गर्मी का सामना आप और हम कर रहे हैं। और नर्मदा जैसी नदी के बाद भी होशंगाबाद देश का दूसरा सबसे गर्म शहर है। तो जो बात प्रकांड विद्वान ज्योतिष के पंडित पीएन भट्ट कह रहे हैं, प्रकृति की नाराज़गी का क्या हम सामना करेंगे, और इस बार की गर्मी और ये जो वेदर का चेंज है
ये क्या बहुत चुनौतियों का कारण बनेगा, बीमारियों का? मैं आपको समझना चाहूँगा कि ये 9 ग्रह जो बदल रहे हैं, ये किस तरह से, कौन कौन से प्रमुख, सारे ही ग्रह हैं 9 ग्रह तो फिर सभी का समावेश हो गया, लेकिन किन ग्रहों का परिवर्तन चुनौतीपूर्ण स्थितियों का निर्माता होता है? सबसे पहले देखिए कि चंद्रमा तो एक ऐसा ग्रह जो 2.25 दिन में बदलता है, एक माह में पूरी 12 राशियों का चक्र लगा देता है, तो उसकी गणना विशेष रूप से नहीं की जा सकती है, मगर इस संदर्भ में की जाना आवश्यक है। क्योंकि आप देखिए 22 फरवरी से मंगल मकर राशि में भ्रमण कर रहा था, जो 8 तारीख को बदल गया है, 8 अप्रैल को। आप देखिए कि 24 तारीख के लगभग 24 फरवरी से ही रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ, विशेष रूप से। पृष्ठभूमि पहले से रची होगी, वो सब अपनी जगह। आप देखिए कि मंगल प्रतिनिधित्व करता है ब्लड ऑफ बोन का, रक्त और हड्डियों का, और साथ में अग्नि का। उसका मंत्र है ओम अंगाराय नमः, यानी अंगार की वर्षा। तो आप देखिए कि यूक्रेन के ऊपर रसिया द्वारा जो बमों का या अन्य प्रकार के आयुधों का जो प्रक्षेपण किया जा रहा है, और उससे अनगिनत आदमी मारे जा रहे हैं, या उनने अपने निवासों से पलायन किया है पड़ोसी राष्ट्रों में, वो इस बात को दर्शाता है कि मंगल ने अपनी जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जो उसकी वास्तविकता है मंगल की, रक्त बहना, हड्डियों का टूटना, और साथ में अग्नि वर्षा, अग्नि अस्त्रों की वर्षा, ये सब इस बात के द्योतक हैं कि इस प्रकार की तहलका जो उसने मचा दिया है। मगर 8 तारीख से वो बदलकर कुंभ में आ गया है। 8 अप्रैल से वह कुंभ में आ गया। यहाँ से अगर हम कुंभ की मीमांसा करें तो एक स्थिति बनती है कि उससे युद्ध के भड़कने के अवसर भी प्राप्त होंगे और शांति भी प्राप्त हो सकती है। इस शांति की मीमांसा हम दूसरे ढंग से देखें कि 12 तारीख से राहु केतु बदलने वाले हैं। राहु मेष राशि में चला जाएगा और केतु तुला राशि में चला जाएगा। मेष राशि में राहु के जाने से मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल की राशि में जाने से मंगल का ही गुण अगर राहु में आ गया तो उससे बहुत भयंकर उत्पात, प्राकृतिक उत्पात है या युद्ध है या तेल वगैरह के जो तेल उत्पादित राष्ट्र हैं उनमें भी युद्ध की संभावना बढ़ सकती है, अथवा उनके कुओं में भी आग लग सकती है प्राकृतिक रूप से, या दूसरों के माध्यम से लगाई भी जा सकती है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो निश्चित रूप से वह आने वाला समय बहुत भयंकर हो सकता है। मगर यहाँ एक बारीक मीमांसा है, सूक्ष्म मीमांसा है कि 13 तारीख को गुरु बदलने वाले हैं और गुरु अपनी राशि में जाने वाले हैं, मीन राशि में। तो मीन राशि में जब जाएंगे तो हो सकता है कि अनेक राष्ट्र इस युद्ध को रोकने के लिए अपने प्रयास करें। उन प्रयासों में सफलता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी संदर्भ में आप देखिए कि 14 तारीख को सूर्य अपनी उच्च राशि में यानी मेष राशि में पदार्पण करने वाले हैं। अब उसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें या ग्रहों की स्थितियों का मूल्यांकन करें, तो सूर्य भी नवग्रहों का राजा है और मेष राशि में जा रहा है। मेष राशि भी मंगल की राशि है और वहीं राहु महाराज आ गए, राहु देव विराजमान हो गए। तो हो सकता है कि इतनी विचित्र घटनाएं घटने जिनकी कल्पना न तो ज्योतिषी कर पा रहा है, न राजनीतिक कर रहा है, और न व्यापारिक प्रतिष्ठान कर रहे हैं, और न रिसर्च हो पा रही वैज्ञानिक संदर्भ में कि क्या घटना घटित हो सकती है। मगर हम अगर ज्योतिष की सूक्ष्म विश्लेषण करने की क्षमताओं को ज़्यादा उजागर करें या सादा शोध करें तो हम ये समझते हैं कि गुरु के आने से कोई ना कोई घटनाक्रम ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं युद्ध की मीमांसा को, भीभत्सता को कम किया जा सकता है। ऐसी संभावना है 14 तारीख के बाद। 14 तारीख के बाद या दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण देश मध्यस्थता की तरफ भी बढ़ सकते हैं जी। शांति के लिए कोई मजबूत प्रयास भी हो सकता है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर कोई भी टीका टिप्पणी या भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। नहीं, इसलिए नहीं की जा सकती कि आप देखिए कि अमेरिका है, अमेरिका की अगर हम राशि देखें आ शब्द से तो मेष राशि बनती है।
मेष राशि होने के कारण वो स्वयं अंगार बरसाने की प्रतिक्रिया में सहयोग दे रहा है। तो अगर इसमें किसी प्रकार की संभावना युद्ध ना रुकने की स्थिति बनती है तो अमेरिका भी उसमें दोषी है, क्योंकि अमेरिका सारे नाटो देशों को मिलाकर जिस प्रकार की व्यूह रचना कर रहा है रसिया को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि रसिया तुला राशि है। जी जी जी। और तुला राशि पर 29 अप्रैल तक शनि काढ़ैया चल रहा है। तो शनि काढ़ैया चलेगा, इसका मतलब ये है कि तुला या तो फिर आप सीमा को ले जाएं तो 29 अप्रैल तक चला जाएगा जो युद्ध विराम की संभावनाओं को यदि हम देखें तो। मगर आप देखिए कि बीच में पोलैंड है, रोमानिया है। तो पोलैंड जो है वो कन्या राशि का है, रोमानिया तुला राशि का है। अगर इन देशों की राशि चक्रों को हम देखें तो इनकी अहम भूमिका रह सकती है और ये युद्ध को भड़काने में सहयोगी हो सकती है। एक बात और है, न्यूक्लियर का जो बम का या युद्ध की संभावनाओं को अभिव्यक्ति दी जा रही है वो मंगल के कारण से ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि एक ही संभावना है कि आप देखिए राहु भी मेष राशि पर है, सूर्य उच्च का भी मेष राशि पर है और मंगल तो मंगल दंगल कराएगा ही। तो अगर मान लो किसी प्रकार से 29 अप्रैल तक युद्ध विराम नहीं हुआ तो मानव जाति के लिए यह एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी, ऐसी मेरी ज्योतिषी गणना के अनुसार। ये आपकी बात मैं अगर ज्योतिषीय दृष्टि से अलग भी रखूं तो जो ये विश्लेषण है यही रणनीतिकार भी मानते हैं कि अगर ये युद्ध 1 महीने के भीतर अपनी समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ा तो शायद इसमें अनेक देश कूदेंगे और जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि फिर चुनौतियां होंगी। पंडित जी, मैं इस सब कॉन्टिनेंट की तरफ आपको लेकर आता हूं। आपने दुर्भिक्ष की बात की, तो दुर्भिक्ष जैसी स्थितियां महंगाई की वजह से पड़ोसी देश श्रीलंका में, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नवाज शरीफ के जो भाई हैं वो शहबाज शरीफ वो प्रधानमंत्री। भारत के लिए पाकिस्तान के इस परिवर्तन का कोई विशेष फ़र्क नहीं है, लेकिन इन दोनों देशों की स्थितियां और वैश्विक युद्ध की ये जो स्थिति है इसके बीच में भारत की भूमिका, थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालिए ज्योतिषीय गणना की दृष्टि से। नहीं, इसका ऐसा है कि आप देखिए, पहले अपन भारत को ले लो। पहला शब्द बी से बनता है, BH से भारत बनता है। आप उसकी दृष्टि से देखें कि भारत के ऊपर वृष राशि में ही राहु था। तो अभी तक जितने आरोप विभिन्न राष्ट्रों द्वारा, अमेरिका से लेकर नाटो या अन्य राष्ट्रों द्वारा लगाए गए हैं कि ये रसिया का साथ दे रहे हैं, वह सत्य थे कि असत्य थे या राजनीतिक विश्लेषणों का से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम ज्योतिषी गणना से ये देखें कि आज भारत इतना सशक्त राष्ट्र है कि इसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखिए 35% ऑयल जो रहता है, पेट्रोल जो रहता है, भारत में स्वयं उत्पादित होता है। 65% ही हम बाहर से बुलाते हैं। अगर थोड़ी देर को अगर भारत राशनिंग कर दे तो उसको किसी देश से पेट्रोल बुलाने की आवश्यकता नहीं है। गैस का उत्पादन भी होता है। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसी नहीं है कि भारत के ऊपर, भारत पहला भारत नहीं रहा, आज भारत बहुत समृद्ध भारत है। उसके लिए हम किसी भी राजनीतिक दल को या किसी शासक को थैंक्स दे सकते हैं, वो ठीक है। मगर यह बात है कि वर्तमान में भारत एक सशक्त राष्ट्र है। अब जहाँ तक आपने श्रीलंका की बात कही या पाकिस्तान की बात कही, तो पाकिस्तान और श्रीलंका में भी एक प्रकार की, पाकिस्तान में भी भुखमरी है, उसको राजनीतिक दृष्टि से उजागर नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए कि 500 रुपया और 400 रुपया किलो अगर शक्कर, आलू, गेहूँ या जो मिल रहे हैं तो आप देखिए कि त्रासदी तो है वहाँ, बहुत त्रासदी। जो लंका में है, लंका में उजागर हो गई, पाकिस्तान में उजागर नहीं हुई। इसका जो सबसे बड़ा दिक्कत यानी कष्टदायक स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं भविष्य में, वो होती हैं उत्तर कोरिया और चाइना की दृष्टि से। अगर यहाँ युद्ध खिंचता है यूक्रेन का और रसिया का, तो आप देखिए कि चाइना जो है, चाइना अपने ताइवान के ऊपर आक्रमण कर सकता है और उत्तर कोरिया अमेरिका का पार कर सकता है। ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हमारा मतलब जो है कि जो मेष राशि पर सूर्य
और मेषी राशि पर राहु की पदस्थापना या स्थिति या उसका गोचर, यानी मेषी राशि में राहु गोचर कर रहा है और 14 तारीख से सूर्य महाराज भी आ जाएंगे, तो उससे जो भयामय स्थिति बन सकती है वो अमेरिका के लिए भी कष्टदायक हो सकती है। और जिसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विघटन भी संभव है इस दौरान में, कोई एक नया पार्ट बन जाए। क्योंकि अगर 40 राष्ट्रों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया रशिया को अलग करने के लिए यूएन में, तो इसका मतलब ये कि भविष्य में कोई विघटन भी हो सकता है। और इसी तारतम्य में कहा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कहना ग्रही आधार पर तो उचित है। ब्राइडन जो है, ब्राइडन भी 12 राशि पे आता है, 12 वृष राशि पे आता है, और वृष राशि के आधार पे वृष राशि से राहु पलायन कर चुके हैं मेष राशि पर। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ब्राइडन के ऊपर भी, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर भी अमेरिकी संसद महाभियोग लगा सकती है अगर इस प्रकार का युद्ध विराम नहीं हुआ तो। क्योंकि इस युद्ध में जो संभावनाएं हैं, अगर असंख्य मानव जाति का हनन हुआ तो उसमें चूंकि अमेरिका भी शामिल है उसको बढ़ाने के लिए, युद्ध बढ़ाने के लिए, तो महाभियोग लेकर के इनको भी हटाया जा सकता है। जैसे पूर्व में भी कई निक्सन वगैरह ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनको महाभियोग लगा के हटा दिया गया है। तो संभावनाएं तो बहुत कुछ हुई। कई लोग जो सोच रहे होंगे इस समय कि पंडित PN भट्ट साहब विदेश संबंधी मामलों के कोई जानकार हैं, और वो धड़ाधड़ जिस तरह से टिप्पणियां उनकी महत्वपूर्ण हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या विघटन की तरफ बढ़ेगा, जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं क्या उनको संसद में महाभियोग एपीचमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए वो बहुत विशद अध्ययन है ज्योतिष का उनका, और मैं ये भी कहूँगा कि वो विश्व इतिहास के भी बहुत जानकार हैं, न सिर्फ विश्व इतिहास के बल्कि वैश्विक जो भी संदर्भ हैं और भारतीय प्राचीन परंपरा के भी, इतिहास के भी वो गहरे जानकार हैं। ये बताइए मुझे 14 अप्रैल तक का तो आपने हमें बता दिया, 14 अप्रैल के बाद क्या क्या ग्रह परिवर्तनों की स्थिति बनी? 14 अप्रैल के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो बुध का परिवर्तन होगा और फिर बुध के साथ शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र का परिवर्तन 26 अप्रैल को होना है। 26 अप्रैल को शुक्र चूंकि सौंदर्य का प्रतीक है, यूरोप में, यूनान में उसको सौंदर्य की देवी कहा जाता है। सौंदर्यता का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसा समूह, ऐसा वर्ग या ऐसी राष्ट्रीय शक्तियाँ या मानव जाति या संत समाज या विद्वज्जन या वहाँ का जनमानस, आप देखिए कि अमेरिका में 10 में से 6 जो व्यक्ति हैं वो विरोध कर रहे हैं बाइडेन की रूम का। अगर वहाँ इस प्रकार का दूसरे राष्ट्रों में भी अगर विरोध हुआ इसका, या आप नाटो देशों में भी इस प्रकार का विरोध हुआ, या रसिया में भी हुआ, तो स्थिति भयानक होगी। और इस भयानकता का अगर कोई संजीवनी विद्या का काम कर सकता है तो वो शुक्र कर सकता है। अच्छा, शुक्र कर सकता है। और शुक्र क्यों करेगा? शुक्र नारी जाति का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, भावनात्मक भावनाओं का प्रतीक है। भावना का मतलब ये कि इस प्रकार के समीकरण बनेंगे कि चारों तरफ का मानव समूह, पूरा विश्व समूह अगर इस बात पे आ जाए कि युद्ध नहीं होना चाहिए, तो जो सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती। कई सरकारें अपदस्थ कर दी जाती हैं, की जा सकती है मानव समाज से। तो कहने का तात्पर्य ये कि यह अप्रैल का महीना कोई सामान्य महीना नहीं है, जो 102 साल बाद घटित हुआ है। और अगर उस इतिहास को 102 साल बाद उठाया जाए तो उस समय भी बहुत भयंकर बीमारियां आई थी, बहुत भयंकर युद्ध हुए थे, और उसमें अनगिनत मानव जाति समाप्त हो गई थी, संस्कृतियाँ समाप्त हो गई थी, संस्कृतियाँ टूट फूट हो गई थी, नष्ट हो गई। जो आज यूक्रेन में हो रहा है कि पूरे उसको, यूक्रेन को भी एक स्विट्जरलैंड की मानसिकता की दृष्टि से सौंदर्यमय देश माना जाता है, वो समाप्त हो गया। आज बचा कुछ और होगा। तो यहाँ संभावना जो है वो भयानक है, क्योंकि यूरोप तेल के बिना पर जो यूरोप नहीं जिंदा रह सकता, और तेल कोई अमेरिका से नहीं आ सकता, कोई ऐसी पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती निश्चित तौर पर। और उसको अंतोगता जर्मन भी विरोध करता है, दूसरे करते हैं, क्योंकि वो तो उनके काला यानी ब्लैक सी से जो भी पाइपलाइनें डली वो जर्मन वगैरह के लिए तो डली हैं।
ठीक बात। तो कहने का मतलब ये है कि मानव समूह, खासकर उसमें नारी वर्ग की संभावना है, क्योंकि सौंदर्य का प्रतीक है, सौंदर्य भावनाओं का भी प्रतीक है, क्योंकि नारी से अकेला नहीं है। मगर नारियां भी विरोध में खड़ी हो गई। अगर मानव समाज से अगर मानव नारियां खड़ी हो गई नेता के रूप में, समाज सेविका के रूप में या विद्वत्ता के रूप में, तो यह युद्ध समाप्त हो सकता है। इसलिए उसकी सुखद कल्पना से भी हम इनकार नहीं कर सकते। सारे नकारात्मक घटनाक्रम होते हुए भी हमें एक सकारात्मक पहलू भी नज़र आता है कि इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। सौंदर्य का मतलब संत समाज भी है, धार्मिक कामनाएं से जुड़ी हुई व्यक्ति भी है, वो भी एक मत हो सकती है, विरोध में खड़ी हो सकती है। और जब जन विरोध होगा पूरी विश्व मानव जाति की, समाज की सुरक्षा के लिए, तो ये संभावना है कि युद्ध समाप्त हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूँ, भारत इस उथल पुथल के बीच में भारत का भविष्य आप कैसे देखते हैं? जैसा आपने कहा कि हम बहुत सशक्त राष्ट्र हैं और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस ज्योतिषीय गणना की दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत की स्थिति क्या होगी? क्योंकि जैसा आपने कहा कि इसको मैं ज्योतिषीय आकलन से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक नए विश्व में, एक नए ध्रुवीकरण की तरफ भी विश्व बढ़ रहा है, जिसमें आने वाले समय में अब रूस, चीन और भारत, इन 3 देशों की भूमिका एक अलग परिभाषित होगी। क्योंकि अगर यूरोप के निशाने पर कोई मुल्क होंगे 3, इसके बाद भारत को भी अगर इसके लिए वो कहीं ना कहीं आरोपित करते हैं कि आपने रूस के विरुद्ध मुंह नहीं खोला, तो चीन के साथ भारत भी कॉर्नर की तरफ, मैं नहीं कहूँगा इसको ढकेलने की कोशिश होगी, लेकिन इसे इनकार नहीं कर सकते। नहीं, भारत की जब आप बात करेंगे तो भारत का हमेशा शासक की कुंडली को देखी जाती है। वर्तमान शासन व्यवस्था जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, वो वृश्चिक लग्न वाले हैं, भाग्य की महादशा चल रही है, वो अपराजय है। 2024 के चुनाव में भी उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मैंने अभी भविष्यवाणी की थी उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी, भले मत कम होंगे, संख्या बल कम होगी, और 25 संख्या बल कम हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ तक वर्तमान परिदृश्य में जो शासक है भारत का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली इतनी ताकतवर, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, भाग्य चंद्रमा है और भाग्य की महादशा चल रही। तो भाग्य की महादशा में उस आदमी को कोई भी ना तो थ्रेटिंग कर सकता है, ना डरा सकता है, ना धमका सकता है, और ना उसके राजतंत्र को प्रभावित कर सकता है। ऐसी मेरी मान्यता है। और अगर सारे समीकरण बंद हुए और अनुकूल रहे तो भारत ही इस शांति प्रस्ताव की, युद्ध की विवशता को शांत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसा मेरी ज्योतिषी गणना है। वाह वाह, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपसे न सिर्फ हमने ज्योतिषीय दृष्टि से इस खगोलीय परिवर्तन को समझा है, बल्कि कई आपकी ऐसी टिप्पणियाँ रही हैं जो आपके वैश्विक ज्ञान को भी बहुत संदर्भित करती हैं, रेखांकित करती हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे प्रकांड ज्योतिष के विद्वान पंडित PN भट्ट जी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि 102 वर्षों के बाद, यानी इसके पूर्व 1922 के आसपास ये घटनाक्रम घटा होगा, और अब ये घटनाक्रम 102 वर्ष, यानी बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 120 वर्ष पूर्व ये घटनाक्रम घटा, 1920 के आसपास ये घटनाक्रम रहा होगा। तो इतिहास के पन्ने पलट कर देखिएगा ज़रूर कि उस कालखंड में क्या क्या घटनाएं हुई थीं, तो कुछ आकलन आपको भी लगेगा। अगली बार उनके ग्रहों का रहस्य में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।